आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। एक ऐसा मंच जहां तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों की जो केवल परीक्षा में नहीं बल्कि उस सोच को भी विकसित करेगी जो हमें बेहतर नागरिक और प्रतियोगी बनाती है। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से सपनों तक की ये धमाकेदार यात्रा। अंत तक जुड़े रहिएगा, हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका समुद्र जैव विविधता, बी जल प्रदूषण, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी कृषि अर्थव्यवस्था। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्री जैव विविधता। क्या होती है जान लेते हैं समुद्री जैव विविधता। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, समुद्री परिवहन, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, महासागरीय संसाधनों का संरक्षण। और ब्लू इकोनॉमी जो होती है उसका जो मतलब है समुद्री जैव विविधता प्लस आर्थिक विकास प्लस पर्यावरण संरक्षण, तीनों का संतुलन कहलाती है ब्लू इकोनॉमी। इसका स्ट्रक्चर है, इसकी पिक बनाई हुई है। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, पता होगा पणजी जो गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे। दूसरा प्रश्न है, हिग्स बोसोन कण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? हिग्स बोसोन कण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए आत्मा कण, बी ईश्वर कण, सी ब्रह्मांड कण, डी शक्ति कण। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न जितने 10 प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ईश्वर कण। हिग्स बोसोन क्या होता है जान लेते हैं। हिग्स बोसोन एक मौलिक कण है जिसे 1964 में पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से प्रस्तावित किया था। यह हिग्स क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। अच्छा, इसका जो हिग्स बोसोन नहीं तो कोई कण स्थिर नहीं रहता, यानी हम और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं होता अगर ये हिग्स बोसोन ना होता। इसका जो दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। जो हिग्स बोसोन है इसी को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। जिसका मतलब है, एक पुस्तक है ये भौतिक विज्ञानी लियोन लेडरमैन की पुस्तक, द गुड पार्टिकल इफ द यूनिवर्सल इज द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन, 1993 में लिखी गई थी, इन्होंने बताया था। और हिग्स बोसोन की खोज 2012 में स्विट्जरलैंड में जो सर्न यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जो लैब है वहां पे खोज हुई थी इसकी 1912 में, हिग्स बोसोन ईश्वर का कण। अगला प्रश्न है, विकसित भारत 1947 का मिशन का उद्देश्य क्या है? जो विकसित भारत मिशन है, विकसित भारत @2047 मिशन का उद्देश्य क्या है? ए पूर्ण गरीबी उन्मूलन, बी अंतरिक्ष अन्वेषण, सी विकसित राष्ट्र बनाना, डी शिक्षा में सुधार। ये विकसित भारत 2047 क्या है बताना है आपको और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो है। देखते हैं ऑप्शन सी विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 2047 तक 100 साल हो जाएंगे और जब 100 साल हो जाएंगे तो उद्देश्य जो होगा विकसित भारत का सशक्त और समृद्ध भारत बनाना, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचों में सुधार, हर नागरिक को समान अवसर देना, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास, वैश्विक मंच पर भारत को अग्रणी बनाना। और कुछ प्रमुख विशेषताएं ये भी होंगी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम 30 ट्रिलियन जीडीपी होगी हमारी। शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य में सस्ती और सुलभ हेल्थ केयर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाना, बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटी, तेज ट्रांसपोर्ट, हर घर जल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं, ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना। इस मिशन में आम नागरिकों को भी शामिल किया गया है जो लोग अपने सुझाव और विचारों का समाधान साझा कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसी की पिक है विकसित भारत 2047 तक। अगला प्रश्न है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का प्रबंध कौन करता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का प्रबंध कौन करता है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी आरबीआई, डी नीति आयोग। दो बार नीति आयोग।
चलिए कोई बात नहीं। नीति आयोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग का प्रबंधन कौन करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे रख लेते। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जिसकी स्थापना 1935 में हुई, आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और इन्फ्लेशन टारगेट एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसके तहत देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई मुद्रास्फीति, महंगाई को एक निश्चित लक्ष्य के भीतर बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत में यह लक्ष्य है 4% प्लस माइनस, मतलब 2 से नीचे ना जाए, 6 से के बीच के, या ज़्यादा ना हो, इसी के बीच में बनी रहे। आरबीआई की भूमिका कैसे तय हुई? 2016 में भारत सरकार ने आरबीआई के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अनुसार आरबीआई का मुख्य उद्देश्य होगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगर नहीं कर पाती है तो कारण बताएगी। भारत में इन्फ्लेशन का मापन मुख्य रूप से सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। अगर मुद्रास्फीति 6% से ऊपर या 2% से नीचे चली जाती है तो आरबीआई को भारत सरकार के लिए रिपोर्ट देनी पड़ती है, क्या हुआ और कैसे हुआ, कैसे सुधार करेंगे हम इसमें। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टॉक क्या है? इंडिया स्टॉक क्या है? डिजिटल सुरक्षा, बी डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली, सी अंतरिक्ष तकनीकी, डी स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म। बताना है, सभी नई प्रश्न है भाई। इंडिया स्टॉक क्या है? डिजिटल सुरक्षा, बी डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली, सी अंतरिक्ष तकनीकी, डी स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली। देखते हैं, हाँ, डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली क्या होती है जानते हैं। इंडिया स्टॉक एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समुच्चय है जिसे भारत सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर विकसित किया है ताकि भारत में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डिजिटल दस्तावेज, डिजिटल सिग्नेचर जैसी सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा सके, और भी कम लागत में, आसानी से और सुरक्षित ढंग से। ये घटक है, क्या क्या काम है इसके अंतर्गत। आधार, डिजिटल पहचान, देखा ही होगा, ईवाईसी, नो योर कस्टमर, ई केवाईसी, नो योर कस्टमर, ई सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर, ई डिजी लॉकर, आप इसमें दस्तावेज संग्रह कर सकते हैं, जैसे आपका मार्कशीट हो गई, डीएल हो गया, ये सब। यूपीआई, रियल टाइम डिजिटल भुगतान, पेमेंट कर सकते हैं आप ऑनलाइन। बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग सिस्टम। और इंडियन स्टैक ने भारत को कैसे बदला है? यूपीआई ने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था को तेजी से दी है, बिल्कुल सही बात है। छोटे दुकानदार भी आज क्यूआर कोड से पेमेंट ले सकते हैं। सरकारी प्रमाण पत्र जैसे डीएल, मार्कशीट अब डिजी लॉकर में उपलब्ध है, हाँ। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे बाइक के भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो इन्हें भी आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं और ऑनलाइन दिखा सकते हैं अगर कोई चेक करता है तो। गांवों तक बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग की सुविधा पहुंच गई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसे जाना जाता है। यूपीआई ने 2024 में हर महीने 12 अरब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। भारत पहला देश है जहां इतने व्यापक स्तर पर सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को मुफ्त में उपलब्ध है। अभी रूल्स बदल गए 2-3 दिन पहले। ये इंडियन स्टॉक का उसी का चित्र है। आधार, केवाईसी, यूपीआई, डिजी लॉकर। अगला प्रश्न है, आर ई आई टी, रीट और आई एन वी आई टी किससे जुड़े हुए हैं? रीट और इनविट किससे जुड़े हुए हैं? बताना है आपको। रीट और इनविट किससे जुड़े हुए हैं? ए कृषि, बी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, सी व्यापार, डी स्वास्थ्य सेवाएं। बताना है आपको, ये दोनों क्षेत्र किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, व्यापार से, स्वास्थ्य सेवाओं से। सभी बड़े अच्छे से प्रश्न हैं, देखिएगा, आगे भी अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्या होती है जानते हैं। रीट और इनविट क्या होते हैं? ये दोनों निवेश के साधन है, मतलब आप इसमें निवेश कर सकते हैं जो भारत में बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्रों में आम लोगों को भागीदारी का मौका देते हैं। रीट क्या होते हैं जान लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि मॉल, ऑफिस बिल्डिंग, आईटी पार्क आदि में निवेश करता है, फिर उस निवेश से होने वाली किराए की आय और पूंजी लाभ को निवेशकों के बीच शेयर की तरह बांटता है। ये तो हो गया रीट। इनविट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सड़कें, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइंस, टोलवे आदि में निवेश करता है। जो इनसे आमदनी होती है जैसे टोल में, कनेक्शन में, वो निवेशकों को दी जाती है। रीट और इनविट दोनों सीबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। ये आम निवेशकों को कम पैसे में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का, आप शेयर खरीद सकते हो इनके तहत, वही है।
शेयर बाजार में लिस्टेड किया जा सकता है, ताकि ठीक शेयरों की तरह ये दोनों को आपस में जान सकते हैं कैसे दोनों का काम क्या है, पहलू कहाँ निवेश करते हैं, आमदनी का स्रोत क्या है, उनको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है, उसी का फोटो है ये। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पिछले वीडियो का प्रश्न था जो मैंने आपको बताया था, कमेंट्स करके बताना है, आप अंत तक तो सुनते ही नहीं हो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण किस राज्य में चल रहा था? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी असम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण किस राज्य में चल रहा है, बताना है आपको, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। अब मैंने जितने भी वीडियो बनाए अंत में एक शेर बोला है सभी वीडियो के अंत में, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अर्जुन पक्षी भी कहा जाता है। राजस्थान प्रमुख राज्य है जहाँ अधिकांश आबादी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की लगभग 100 से 150 निवास करती है, थार रेगिस्तान जैसलमेर क्षेत्र में। अन्य राज्यों में भी संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में। अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, करनूल, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी छोटे छोटे हिस्सों में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पिक है। और राजस्थान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है थार मरुस्थल राजस्थान में है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं हम लोग, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। रंगों का राज्य कहते हैं राजस्थान को, वीरों की धरती, राजाओं की भूमि। जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, उदयपुर सिटी ऑफ लैक्स, झीलों की नगरी, ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। झुंझुनू ब्राउन सिटी। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में ही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। केवलादेव भरतपुर में जो है पक्षी विहार है ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण क्षेत्र जो है थार क्षेत्र है, राजस्थान में घूमर नृत्य होता है, कालबेलिया नृत्य, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मेहंदी डिजाइन, राजस्थानी कढ़ाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की हथकरघा और चूड़ियाँ, जो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, वो भी बड़ी लोकप्रिय है। पुष्कर मेला, विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला पुष्कर में लगता है। और पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। उत्तर प्रदेश में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बटेश्वर में लगता है, आगरा के पास। और इंसानों का सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ, जो 4 जगह लगता है भारत में, 6 साल पे अर्थ कुंभ, 12 साल पे महाकुंभ। और मेले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगते हैं। वैसे किसी जिले की बात करें तो मथुरा में मेले ज़्यादा लगते हैं। पुष्कर मेले की बात करें, अब अगली बात करें, मरु महोत्सव राजस्थान में होता है। और पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का पूरी भारत में एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। गणगौर उत्सव मनाया जाता है, राजस्थान में तीज मनाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली, जो दिल्ली तक गई है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जहाँ प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है। अजमेर शरीफ, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में। अजमेर लूनी नदी के किनारे है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का वही वाली बात। और एक लिंगी मंदिर उदयपुर में है, झीलों की नगरी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रभावशाली भाषण किसने दिया? संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रभावशाली भाषण किसने दिया? ए भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से बताना है कि किसने प्रभावशाली भाषण दिया था अल्पसंख्यकों के लिए। सारे प्रश्न जरूरी हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है, गैस कर लिया होगा आपने, ऑप्शन सी सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जानते होंगे आप इनको, पहले तो इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वे एक धर्मनिरपेक्ष भारत के समर्थक थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए जाने की जोरदार वकालत की। उनका मानना था कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। बिल्कुल सही बात है। भारत ना तो हिंदुओं का देश है ना मुसलमानों का, बल्कि ये सभी धर्मों का साझा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत के, ये संविधान में भी लिखा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है, उन्होंने कहा है धर्म को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन सही बात तो है कि धर्म आधारित ही राजनीति हो ही रही है वर्तमान समय में। चलिए ज़्यादा बात नहीं करनी इस पर। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उनकी जयंती की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये सब आए हुए प्रश्न है भैया पिछले एग्जाम में। 1923 में सबसे कम आयु में ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने की थी।
सबसे ज्यादा दिनों तक भी ये अध्यक्ष रहे, 1940 से 46 तक, लगातार 6 साल। ठीक है भैया, सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले। बात कर रहे थे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद की। चलो इतनी बातें थी, इनसे शायद और कुछ देखते हैं। नहीं, चलो। नौवां प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार महिला अधिकारों की वकालत करने वाली भारतीय महिला कौन थी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार महिला अधिकारों की वकालत करने वाली भारतीय महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी हंसा मेहता। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हंसा मेहता। यूएनओ में 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मसौदा तैयार हो रहा था, उसमें एक लाइन लिखी थी, उसके लिए इन्होंने उस लाइन को बदलवाया था। क्या लाइन थी? ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। हंसा मेहता ने आपत्ति जताई और कहा कि इसमें मैन की जगह ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, मतलब मैन और वुमेन दोनों के लिए। उन्होंने सुझाव दिया और ये पंक्ति बदली गई और फिर हो गई ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। ये बदलाव वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता का प्रतीक बन गया। ये हंसा मेहता की पिक है। ये जो संविधान सभा थी उनकी भी अध्यक्ष सदस्य थी संविधान सभा की, हंसा मेहता। और अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने वाई आई एम एन एथिस्ट कहाँ लिखा? उनकी एक पुस्तक है, एक लेख है, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, कहाँ लिखा? लाहौर जेल में, अंडमान जेल में, दिल्ली जेल में, अमृतसर जेल में। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जो सदस्य भी रहे, उनका एक क्रांतिकारी संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौर जेल। लाहौर, रावी नदी के किनारे, लाहौर जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा, लाहौर जहाँ से लाहौरी नमक आता है। लाहौर की बात करें, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, मगर मुगल बादशाहों के मकबरे की बात करें तो दो, पहले वाला और आखिरी वाला, दोनों भारत से बाहर हैं। पहले पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो इससे कह सकते हैं एक बीच में, ऐसे समझो। पहला बाबर, उसका मकबरा पहले वो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसकी इच्छा थी कि वो जहाँ से आया वहीं पे, तो काबुल में मकबरा है बाबर का। अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, उनका रंगून में है। और ये जहांगीर का, जिसका नाम जहांगीर, जिसके बचपन का नाम सलीम, उसका मकबरा लाहौर में है। भगत सिंह ने ऐतिहासिक और तर्कपूर्ण लेख 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था। भगत सिंह पर और उनके साथियों पर यह आरोप लगाया गया था कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके बलिदान का कोई मूल्य नहीं है। इसके जवाब में भगत सिंह ने यह लेख लिखा। उन्होंने तार्किक, दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार पर बताया कि वह नास्तिक क्यों हैं और कैसे उनके क्रांतिकारी विचारों से जुड़ा हुआ है। नास्तिकता का अर्थ भय या अहंकार नहीं है। भगत सिंह ने धर्म को शोषण का औजार बताया। खासकर उस दौर में उन्होंने कहा कि अगर किसी को शोषण करना होता है तो वो आपको धार्मिक बनाने की कोशिश पहले करेगा। उनके शब्दों में उस जमाने में जब कहा गया, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि अगर धर्म होता, ईश्वर होते, तो दुनिया में इतना अत्याचार इन अंग्रेजों ने बना करके रखा हुआ है तो उनका नाश क्यों नहीं हो जाता है। हुआ बाद में, भागे अंग्रेज यहाँ से क्या, दुनिया के जितने भी देशों को उन्होंने गुलाम कर रखा था, सबको छोड़ के जाना पड़ा। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उन्होंने कहा, मैं नास्तिक हूँ लेकिन मैं इंसानियत में विश्वास करता हूँ। यह लेख बाद में द प्यूपिल नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आज यह भारतीय क्रांतिकारी साहित्य का अमूल्य दस्तावेज माना गया है। भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष। उनकी लेखनी इतनी गंभीर दर्शन और तार्किकता से भरी हुई थी। ये भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की पिक है। और सैरेश लोढ़ा की कुछ लाइनें हैं, उन्हीं के साथ ये वीडियो को समाप्त करूंगा मैं। कभी सलमान के बाल तो कभी कैटरीना के गाल, कभी सलमान के बाल तो कभी कैटरीना के गाल, कभी चेहरे कभी चुंबन कभी चालों पे मर गई। कभी सलमान के बाल तो कभी कैटरीना के गाल, कभी चेहरे कभी चुंबन कभी चालों पे मर गए, अगर होंगे कहीं भगदेव, भगत सुखदेव और राजगुरु। कभी सलमान के बाल कभी कैटरीना के गाल, कभी चेहरे कभी चुंबन कभी चालों पे मर गए, अगर होंगे कहीं भगत सुखदेव और राजगुरु, तो हमको देखकर कहते होंगे कि हम भी किन सालों के लिए मर गए। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।